जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चलेगा और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें आपका जीके होगा, साइंस होगा और कुछ क्वेश्चन स्पेशल बिहार जीके से भी होगा। तो पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है? निरंकुश, राजतंत्र, लोकतांत्रिक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार की गारंटी देता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, आर्टिकल 15 में क्या है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? साथियों, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? तो इसका सही जवाब है लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है। यह अच्छा तर्क नहीं है। बाकी लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में संघर्ष को बेहतर तरीके से हल करता है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होता है। ये सभी सही है, केवल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ये तर्क नहीं है। चलिए आगे देखिए, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? अच्छा, रॉलेट कानून जो है ये पारित कब हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि रॉलेट कानून को किसने काला कानून की संज्ञा दिया था? तो महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। और ये लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 5। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? बताइए, ला नीना जो है किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। आगे देखिए, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ये वायु प्रदूषण है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है वायु प्रदूषण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? और साथियों, जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगा, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा? तो बैच में मिलेगा, एप्लीकेशन पर। किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में डिटेल्स में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भारतीय खाद्य निगम। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, बताइए किसके द्वारा। तो साथियों सप्त क्रांति की अवधारणा को राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। राम मनोहर लोहिया की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत में समाजवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण नेता थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, यूनिक क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो यहाँ पर एक भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि माता का नाम था गुजरी देवी। तो ऑप्शन में तो गुजरी देवी कहीं नहीं है, आपको याद कर लेना है गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी। आंसर क्या होगा यहाँ पर? इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था, ये भी पूछा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। अब गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इनका जन्म 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था वैसाखी के दिन। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पर शुरू किया था? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको ध्यान से सुनना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा वन लाइनर नोट्स में। नोट्स कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पर शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। कब? तो 1917 में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर चला था? तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में पूछे गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण का था, 1917 वाला। आगे देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो साथियों बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है रोहतास जिले में होती है। कहाँ पर? रोहतास जिले में। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। रोहतास की बात करें तो बिहार में चावल का कटोरा बोला जाता है रोहतास को। ठीक है, चल आगे देखते हैं क्वेश्चन 12। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए क्वेश्चन 12 के लिए आंसर। तो साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुआ था। कब? 1916 में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, सर एडवर्ड। ठीक है, सर एडवर्ड एम चैम्पस। ठीक है, चैम्स या फिर बोल सकते हैं चैम्स चामियार। नाम थोड़ा सा लंबा है, फिर से रिपीट कर देते हैं, सर एडवर्ड एम चैम्स चामियार पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली। फिर से रिपीट कर देते हैं, वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है? यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, बताइए कौन सा है? इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। राजमार्ग संख्या आपको 1, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, 3, 4 और 5, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो 4 कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, काकीनाडा पुदुचेरी के अनुदिश गोदावरी और कृष्णा नदी। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या
4 है। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पूछे कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तार है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पूछे तो सदिया से लेकर धुबरी तक, ठीक है, सदिया से लेके धुबरी तक कौन सा राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 तो ये आपका काकीनाडा पुदुचेरी के अनुदेश गोदावरी और कृष्णा नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 पूछे तो पश्चिम बंगाल से ओडिशा। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, तो ये है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। देखिए, मूल अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कौन कौन सा है, समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29-30 और फिर लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। देखिए, हम ये बार बार आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। आगे देखिए, डैश को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए किस फेस्टिवल को महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह है गुड़ी पाड़वा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, UNDP। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। UNDP की बात करें यानी मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 से प्रकाशित किया जाता है। कब, 1990 से। और UNDP की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में। 1965 में UNDP की स्थापना की जाती है। UNDP की बात करें तो इसमें 3 सूचकांक लिया जाता है, ठीक है। UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट में 3 सूचकांक लिया जाता है। जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य हो गया, दूसरा शिक्षा और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। फिर से रिपीट कर रहे, सुन लीजिए। UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट में 3 सूचकांक लिया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन ये सभी आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो विनिर्माण उद्योग क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र यानी कि बीमा, ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, चिकित्सा ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 14 जुलाई के दिन मनाया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सार्क की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है सार्क। चलिए आगे देखते हैं, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंद्रधनुष यानी रेनबो बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है, तो प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, 20 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, तो धारा का मान निकालना है तो I बराबर क्या होता है, P/V। ये आपने पढ़ा होगा। तो P का मान यानी पावर कितना है 20 वाट है, वोल्ट कितना है 220 वोल्ट है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, 2 से 22 कटेगा तो यहाँ 1/11 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.91। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 11 से 1 में आपको भाग देना है तो कितना आएगा, 0.91 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, मस्तिष्क का सबसे बाहर का स्तर
क्या होता है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जिसको भी बैच चाहिए, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर जीके कुछ भी चाहिए तो इस पर मैसेज कीजिए। तो मस्तिष्क का सबसे बाहरी जो स्तर है इसको ड्यूरामीटर बोला जाता है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो भर्जन, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन C3H4 किस श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, ये एल्काइन ग्रुप से संबंधित है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। सबसे पहले आपको एल्केन का ध्यान रखना है, CnH2n+2। तो इसमें 2 को अगर घटाएंगे तो ये 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा CnH2n, जो कि एल्किन का सूत्र होता है। फिर इसमें 2 को माइनस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, जो कि एल्काइन का सूत्र होता है। मानव हृदय में दोहरे परिसंचरण का क्या अर्थ है। तो मानव हृदय में दोहरे परिसंचरण का अर्थ है रक्त का 2 बार हृदय से गुजरना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। एक पुष्प से परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है। तो साथियों ये परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से रक्षा करना होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ओजोन लेयर की बात करें तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। आगे देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सवाल है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा नींबू, ठीक है। नींबू संतरा में विटामिन सी की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक होगा नींबू में। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। आंसर है पीयूष ग्रंथि, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आगे देखिए, जेट इंजन डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों जेट इंजन जो है ये जो है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो साथियों कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है, तो द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। आंसर होगा द्रव्यमान। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो इसमें नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग होता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। नाइट्रोग्लिसरॉल को नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि TNG भी बोला जाता है, TNG, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है।
तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर दिया 1961 से 66, तो यही वाला आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक है, बाकी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 11वीं सही दिया है, पहली भी सही दिया है, तो केवल यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही आपका क्या है? गलत है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक निर्धारित किया गया था। 74 से 79। ठीक है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है, और प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की सहमति से इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम कितना? 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 को, दूसरा होता है 1556 को, और तीसरा होता है 1761 को। तो जो दूसरा युद्ध है ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में अकबर ने निर्णायक जीत प्राप्त की, यानी अकबर जीता था। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लाला हरदयाल। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है? तो यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सेम है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो नागपुर को जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, नागपुर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान और जानवर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसमें किसका संरक्षण किया जाता है? तो इसमें संरक्षण किसका किया जाता है? तो कान्हा में संरक्षण किया जाता है बाघ का। किसका? बाघ का। ठीक है, काजीरंगा की बात करें ये असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो 2 का ए हो जाएगा। और गिर गुजरात में है, और ये शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए, यानी 1 का आपका बी हो जाएगा, 2 का आपका ए हो जाएगा, और 3 का आपका सी हो जाएगा, यानी BAC। देखिए किस ऑप्शन में BAC दिया हुआ है, तो BAC देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में BAC दिया हुआ है। कैलिबर किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, कैलिबर शब्द जो है शूटिंग से संबंधित है, यानी कि निशानेबाजी से संबंधित है कैलिबर। ऑल सोल्स डे एक डैश त्योहार है, बताइए किस धर्म का? सी राइट आंसर करेंगे, ईसाई धर्म का एक फेस्टिवल है ऑल सोल्स डे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो फरक्का पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है, और तवा जो दिया गुजरात, ये गलत है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, न कि गुजरात में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, ढींग एक्सप्रेस के रूप में हिमा दास को जाना जाता है। असम का एक भारतीय धावक है हिमा दास। ठीक है, इनको ढींग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है।
मूंगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है असम। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, असम। कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है, बताइए कहाँ पर? देखिए, कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ और त्यौहार है जो 4 नदी तीर्थ स्थलों पर लगभग 12 वर्षों की अवधि में मनाया जाता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इसमें से पुरी नहीं है। बिहार के प्राचीन राजवंशों के निम्नांकित में कौन शामिल नहीं है? तो नंद वंश शामिल है, मौर्य वंश भी बिहार संबंधित है, गुप्त वंश भी संबंधित है, लेकिन मौखरी वंश ये बिहार से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट है। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये बख्तियार खिलजी को प्राप्त है। चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता है। पहला होता है 27वां 1912 में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कहाँ पर होता है ये? पटना में। पटना के बांकीपुर में होता है, प्रॉपर जगह है पटना का बांकीपुर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था R.N. माधुलकर ने। फिर कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में गया में। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए, जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे इस प्रकार से ओपन होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, देख लीजिए, बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल। ये आपका बैच है। यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसे कि हमने वीडियो में आपको दिखाया, 1 लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, क्लास का PDF आंसर के साथ सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्पेशल बिहार जीके का नोट्स सब कुछ मिलेगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग पीछे मत रहिए। और कोई भी डाउट हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।